जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके तहत आप बता सकते हैं पेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं क्लास में कोई भी बच्चा, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा, बहुत अच्छा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन, आइए देखिए बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन को कब समाप्त किया गया, कब रद्द कर दिया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1911 में। कब भैया? 1911 में। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन हुआ था, आइए बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, ध्यान देंगे लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, याद रहेगा सबको, लॉर्ड कर्जन 1905 में। अब आपको पता होना चाहिए बंगाल विभाजन को ही क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बंटवारा कैसे हुआ था। इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया था? जैसे मान लीजिएगा ये बंगाल है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था वो हिंदुओं को दे दिया गया था, और जो पूर्वी क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया था? मुस्लिमों को दे दिया गया था। याद रहेगा ना, पश्चिमी क्षेत्र किसको दिया गया था? हिंदुओं को, ठीक है। अब यहीं पर आपको बताना, बंगाल की बात आई है तो आपको बता देना है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो आपका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही जवाब है। आइए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जितना भी ये प्रथम करके है ये भी पूछा जाता है, एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से। तो सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल का प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आपका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अभी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। पहले इधर आप देखेंगे प्रथम करके रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आप देखेंगे 1773 अधिनियम के तहत, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1773। लागू कब हुआ था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 74 में। तो 1773 अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का क्या बना दिया गया भैया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत? तो जब एक्ट पूछेगा तो आपको जवाब देना रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट। अधिनियम पूछेगा तो 1773 बोलना, 74 नहीं, 74 में लागू हुआ था। पूरी बात सुना करिए आप लोग। तो यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। गलत जवाब विलियम बेंटिंग। आप लोग अब इधर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, और दोबारा गलत हुआ तो आप समझेंगे, ठीक है। तो एक बार पुनः ध्यान देना, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1773 अधिनियम के तहत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसके ताकत में, उसकी पावर में थोड़ी सी चेंजिंग की गई, ठीक है, जिसके तहत इस पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। और जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ बंगाल का, उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रहेगा सबको, क्लियर है ना? अगर पूछा जाए द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद रहेगा ना, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? द्वैध शासन का जनक, इधर देखेंगे, द्वैध शासन का जनक, तो आपका जवाब हो जाएगा लियोनिल कार्टिस। क्या नाम था? लियोनिल कार्टिस। इधर ध्यान देंगे आप लोग, लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक। लियोनिल कार्टिस की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? डायरकी। डायरकी का मतलब ये होता है द्वैध शासन, ठीक है। आइए ये चीज हम देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो आपका जवाब हो जाएगा 1833 के तहत, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार अब जो पूछा जाएगा आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या जवाब देंगे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर प्रथम डाल दे रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ ध्यान देंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अगर आपसे कह दिया जाए क्या, तो आपका जवाब हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किस प्रथा का बाबू?
सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। सती प्रथा आपको पता ही है, अगर किसी के भी पति की डेथ हो जाती थी और उसे उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती थी? सती प्रथा। तो भारत में बहुत सी कुप्रथाएं थी, ठीक है, जिनको समाप्त किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। किसके प्रयासों से? राजा राम, वेल्डन बेटा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। याद रहेगा ना? पूछ लिया जाए किस अधिनियम के तहत, तो 1833 मत दे देना, 1829 अधिनियम के तहत। तब ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब इस समय ये भारत के गवर्नर जनरल, अर्थात 1833 के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल हो गए। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? तो 1829 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत धारा 17 के तहत, किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत, किस एक्ट के तहत? तो आपका जवाब हो जाएगा, आप लोगों की आवाज स्लो होनी चाहिए, नहीं तो पटक देंगे उठा के। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? शारदा एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत। क्लियर है ना? ना बोलो मर जाओ बेटा जहर खा के। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग एकदम अच्छे से। ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न अब आप लोगों के लिए, चलिए इसको पूरा कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा? तो आपका जवाब हो जाएगा 1858 के अधिनियम को एक और नाम दिया जाता है, ताज का शासन। कौन सा शासन? ताज का शासन। याद रहेगा, ताज का शासन। क्यों ताज का शासन कहा जाता है? अब आप देखेंगे जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार आपसे पूछा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। और अगर आपसे कह दिया जाए अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यहां से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बनता है, बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इसका अधिनियम कौन सा था? 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन सा था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1856। कौन सा था? 1856। अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा भैया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब पूछा जाएगा किसके प्रयासों से? बहुत अच्छा बेटा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? विद्यासागर के प्रयासों से। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रिपेयरिंग सही दिशा में चल रही है। अगला आपको बताना है, आइए चलिए अगला प्रश्न आप लोग बोलेंगे, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही। बहुत अच्छा। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सा नाम दिया गया भैया? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से भैया? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आइए अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा के बाद यहाँ पर जो 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा कहते हैं। याद रहेगा, 2 अक्षांशों के बीच की औसतन दूरी कितना माना गया है? 111 किलोमीटर। कितना बोलेंगे? 2 अक्षांशों के बीच की औसतन दूरी, अर्थात 0 अंश 1 अंश ले लेते हैं, इनके बीच की जो औसतन दूरी रहेगी वो कितना रहेगी? अच्छा, ये होता क्या है बाद में सीधी क्लियर की जाएगी जब पढ़ाया जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद 23.5 अंश से, इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है। देखेंगे पहले पृथ्वी के भूमध्य यानी मध्य में खींची गई रेखा भूमध्य रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अब आपके लिए कोड याद रखना, मैं काले। क्या बोलेंगे? मैं काले। बोलो। मैं नहीं काले, मैं तो ठीक ठाक हूं, आप काले। मैं काले, तो मैं से क्या हो जाएगा? माही। कौन सा भैया? माही। तो आपको याद रखना, माही नदी किसको 2 बार काटती है?
कर्क रेखा को, कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो। कौन सी भैया? कांगो। और देखेंगे मकर रेखा को तो ला से लिम्पोपो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? लिम्पोपो रेखा। कौन सी रेखा? लिम्पोपो रेखा। ठीक है, सॉरी नदी। तो लिम्पोपो किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो किसको काटती है? भूमध्य को। माही किसको काटती है? माही भारत में बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। कांगो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में। क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, लिम्पोपो किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपों का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया वाले सही है, यूरोप वाले सनक गए हैं। ठीक है, जब कहा जाएगा प्रायद्वीपों का महाद्वीप, क्या बोलेगा बेटा? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। तो क्या जवाब देंगे आप लोग? यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप। यूरोप महाद्वीप मात्र ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, बाकी सभी से गलत। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, बाकी सभी से छोटा है। क्लियर? हाँ, आइए बाबू, आगे आप जवाब देंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने, बहुत अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रथम। यहां पर याद रखेंगे। याद कैसे होगा ये देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कहां पर भैया? सारनाथ में। अब सारनाथ में दिया, सर्वाधिक महात्मा कहां दिया? तो श्रावस्ती। क्या देंगे जवाब? देखेंगे सर्वाधिक, इधर ध्यान देंगे, सर्वाधिक श्रावस्ती। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहला जहां पर दिया था वह सारनाथ में दिया था। कितने लोगों को दिया था? 5 लोगों को दिया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को। ठीक है, वास्तव में अगर पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध पहला उपदेश किसे देना चाहते थे, तो वह अपने गुरुओं को देना चाहते थे। उनको 2 गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु, दूसरे। पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम से इन्होंने कौन सी? तो आपका जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद जब इनका मन नहीं भरा, फिर ये गए, कहां पर गए? तो रुद्रक रामपुत्र के यहाँ। क्या, किसके यहाँ भैया? इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र। याद रहेगा ना? प्रथम गुरु का नाम था अलार्क राम, दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। किसकी बात हो रही है? महात्मा बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की बात हो रही है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो यहाँ पर आराम से देखेंगे। सबसे पहले महानाम, नंबर 2 भदीय, नंबर 3 असज्जी, फिर वप्पा, फिर नंबर 5 आपका हो जाएगा कौंडिन्य। इन्हीं 5 लोगों को महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहले उपदेश दिया था। एक बार पुनः नाम में रखेंगे। महानाम महात्मा बुद्ध हैं, महानाम याद करेंगे। फिर भदीय, किसको? भदीय, असज्जी, वप्पा, कौंडिन्य। इन्हीं 5 लोगों को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बार उपदेश दिया था। कहां पर दिया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? अगर पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध जी सबसे पहले किसको उपदेश देना चाहते थे, तो अपने गुरुओं को, लेकिन गुरु की मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण इनका ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, अब दूसरी बात आप देखें, पाली। क्या हो गया भैया? पाली। पाली कहां से आंसर बनेगा? जब पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपना घर त्याग किस उम्र में करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? चलिए अगला प्रश्न चलिएगा। चलिए, होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। याद रहेगा सबको ना? चलिए, एनी बेसेंट से अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ी सी यहाँ से चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस की। ठीक है, अब
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद पूछ लेना बेटा, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। सबसे पहली बात एक चीज आपको जान लेना, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। क्या है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस वर्ड कहां से उभर के आया? तो आपका जवाब आ जाएगा उत्तरी अमेरिका से। कहां से आया? उत्तरी अमेरिका से। याद रखेंगे, बात समझ में आई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 29 देश हैं। कितने देश हैं बाबू? 29 देश। याद रहेगा सबको ना। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट चलना, ठीक है। कांग्रेस का पिता, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ये तो टॉपिक हुआ था पिछले वीडियो में, A.O. ह्यूम को, तो यहीं पे चेंज कर देते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। छोड़ दीजिए, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न निकलते रहेंगे। आइए अगले प्रश्न का आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितने में है वर्तमान समय में? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितने में है? तो आपका जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल कितने में था? 31 में था, ठीक है। तब ये कौन सा अधिकार था बाबू? मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए 44वें। बहुत बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन में सबसे अधिक संशोधन हुआ है, तो सभी लोग इसको भी मार के आ जाते हैं। नहीं, थोड़ा से होश में एग्जाम में रहना है। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, संपत्ति का अधिकार, वह भी मौलिक अधिकार का अर्थात मूल अधिकार का ही भाग था जो आर्टिकल 31 में वर्णित था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया ये आपको पता होना चाहिए। इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया भैया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। याद रहेगा, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए, तो अब कानूनी अधिकार बनाकर कितने में रख दिया गया? तो 300 का में। यही से प्रश्न आपका पूछा था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 300 का में। पूछ लिया जाए मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे या मौलिक अधिकार कितने थे? तो जवाब कितना देंगे आप लोग? 7 थे। कितना थे मूल संविधान में? मूल अधिकार 7। वर्तमान के संविधान में कितने हैं? तो 6 हैं। यही एक हटा दिया गया, ठीक है। याद रहेगा ना। एक चीज और याद रखना, आइए बताते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। मौलिक कर्तव्य की संख्या, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में कितना थी? बहुत अच्छा बेटा, मूल संविधान में ये था ही नहीं। अब मूल संविधान में नहीं था तो ये लिया गया है। मूल संविधान में कितना है भैया? ये 0। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, समझ लेंगे ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सबसे पहली बार इसको जोड़ा गया। जब इसे जोड़ा गया तब इसकी संख्या कितनी रख दी गई? तो आपका जवाब हो जाएगा 10। कितना रख दी गई? 10। और भाग बना के रखा गया, भाग 4 का, ठीक है। भाग कौन सा रहेगा? तो मौलिक कर्तव्य भाग कितने में है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4 का। दो चीज याद रखना यहीं पे, भाग 4 का और भाग 14 का। इन दोनों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। क्लियर है पॉइंट? 14 का क्या है? अधिकरण। 14 का क्या है? बोलेंगे सभी लोग? अधिकरण। बोलेंगे नहीं तो जब बोलने के लिए कहा जाए तो बोल लिया करिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप, मुझे पता है, ठीक है। जब आपके पास सोचने की क्षमता नहीं थी तब भी आपने कुछ चीज़ें याद कर लिया था, ठीक है। जैसे जब आपको ABCD याद कराया गया था, ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना, तब उस समय आपको याद करने की क्षमता नहीं थी, चीज़ों को बोल बोल के आपने याद किया सिर्फ। आइए, मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में कितना है? 11। जो 11वां है उसे कब जोड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य।
11वां मौलिक कर्तव्य। कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 2002 में जोड़ा गया। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए 14 वर्ष से कम बच्चों, जो भी इनका अभिभावक रहेगा, कौन रहेगा भैया? अभिभावक। यहाँ पर अभिभावक का सेंस माँ बाप से ना होकर ये आपको पता होना चाहिए जो भी इनके संरक्षक के रूप में हो। कहने का मतलब ये चाचा चाची, भाभी भैया, कुछ भी हो सकते हैं, मामा मामी, नाना नानी, जो भी इनकी देखभाल कर रहे हो या जिसके पास हो, ठीक है। वह बड़ी बहन भी हो सकती है, बड़े भाई भी हो सकते हैं, ठीक, या भाभी हो सकती हैं, कोई भी हो, समझ रहे हैं। तो अभिभावक का सेंस ये है। अब आप देखेंगे 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा जरूर दिलानी है, ये आपका कर्तव्य है। क्या है? ये आपका कर्तव्य है। समझ रहे हैं बात को ना? क्लियर पॉइंट? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? लीजिए, बंगाल का प्रथम नवाब, तो बंगाल का प्रथम नवाब कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बंगाल को स्वतंत्र किसने घोषित किया? तो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने, किसने भैया? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया भैया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किससे स्वतंत्र घोषित किया? तो मुगल साम्राज्य से। इधर देखेंगे, पहले जो मजबूत शासक थे, आइए थोड़ी सी देश की स्थिति के साथ समझते हैं, सारी चीज माइंड में सेटअप हो जाएगी। आइए यहाँ पर बात करते हैं, कौन सा, इसको वाइप ऑफ कर दे रहे हैं लल्ला, अभी पुनः लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या है? दिल्ली है। तो यहाँ पर बंगाल की राजधानी मध्यकालीन में क्या थी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ थी। क्या थी भैया? लखनौती। और लखनौती में आए दिन विद्रोह हुआ करता था। यही कारण है कि मध्यकाल में लखनौती को विद्रोहियों की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्रोहियों की फैक्ट्री कहा जाता है। विद्रोहियों की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रहेगा ना? किसे? लखनौती को। याद रहेगा सबको? लखनौती को क्या कहा जाता था? विद्रोहियों की फैक्ट्री। अब देखेंगे यहाँ पर आए दिन विद्रोह हुआ करते थे जब कमजोर शासक मुगल साम्राज्य के हुए। तो उसी समय 1717 में आपको ये पता होना चाहिए, 1707 में औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद जितने भी कमजोर शासक आते हैं यहीं से शुरू। तो मुर्शिद कुली खान है, किसने भैया? मुर्शिद कुली। नाम लेंगे, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया भैया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद देखेंगे 1717 से लेके 1727 तक मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना रहा। 1727 में कौन आता है? मध्यकालीन में आपको पता होना चाहिए पुत्रों से ज्यादा दामादों का वर्चस्व था, ठीक है। तो इसके बाद मुर्शिद कुली खां का दामाद का नाम क्या था? सुजाउद्दीन। थोड़ा होश में रहे। कौन? अली वर्दी नहीं आ गया भाई, आराम से चलो सुग्गा मुसऊ, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए आराम से। तो विद्रोहियों की फैक्ट्री, मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन से क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। आइए, तो सुजाउद्दीन ने भैया क्या किया? अपने आप को नवाब घोषित किया। जब पूछेगा बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था, तो आपको जवाब देना मुर्शिद कुली खां। पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम नवाब, मुर्शिद कुली खां। होश में सुनिएगा, मुर्शिद कुली खां। जब पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम नवाब अपने आप को घोषित करने वाला, या ऐसा सुल्तान या ऐसा नवाब जिसने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया, तो जवाब क्या देंगे? अंतर समझ लीजिएगा, सभी लोगों से बोला जा रहा है, समझ रहे हैं बात को ना? पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। समझ रहे हैं बात को ना? वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अली वर्दी खां भी आगे आएगा। फिर पूछा जाएगा बताइए अपने आप को नवाब घोषित करने वाला पहला नवाब, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सुजाउद्दीन। क्या नाम है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो 1727 में सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। और आपको पता होना चाहिए 1733 में, कब बाबू?
1733 में इसने जीत लिया। किसे जीत लिया? बिहार और उड़ीसा को। बिहार और उड़ीसा को इसने जीत लिया, ठीक है। और बिहार का नायब नाजिम नियुक्त कर दिया। इसको भैया हटा देते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बिहार का नायब नाजिम, एक बार पुनः बोलेंगे, नायब नाजिम। नायब नाजिम मतलब हो जाएगा सूबेदार, उप सूबेदार, समझ रहे हैं। तो नायब नाजिम नियुक्त किया किसे? तो आपका जवाब हो जाएगा अपने मुख्य सेनापति अलीवर्दी खां को। क्या नाम था? ये है अलीवर्दी खां, ठीक है, समझ में आई बात? अलीवर्दी खां को, ठीक है। कब? 1733 में। ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने संपूर्ण रूप से अर्थात सम्मिलित रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाबी की? जवाब क्या देंगे? अरे थोड़ा होश में रहो यार, क्या पढ़ रहे? सुजाउद्दीन। क्या बोलेंगे? ये तो नायब नाजिम सिर्फ नियुक्त किए गए हैं। पुनः एक बार सुनिएगा, सुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार और उड़ीसा को जीत लिया, और बिहार और उड़ीसा को जीतने के बाद नायब नाजिम नियुक्त कर दिया अलीवर्दी खां को। भाई नवाब कौन है? सुजाउद्दीन ही है, समझ रहे हैं बात को ना? चलिए, अब जब ये कर दिए, फिर 1740 में क्या हो जाएगा? इनकी डेथ हो जाएगी और इनके पुत्र गद्दी पर बैठेंगे जिनका नाम रहेगा सरफराज खां। आइए, सबसे पहले 1717 में कौन था? मुर्शिद कुली खां, समझ गए होंगे। फिर 1727 में 10 साल बाद गद्दी पर कौन बैठा? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? 1740 में, ठीक है। 1733 में युद्ध हुआ था, ये जीते थे। फिर बिहार, उड़ीसा और साथ में बंगाल, सबका ये क्या हो जाते हैं? नवाब हो जाते हैं। इसीलिए पूछा जाता है बंगाल, उड़ीसा और कौन सा? बिहार, इन तीनों का सम्मिलित रूप से प्रथम नवाब कौन था? तो जवाब क्या देना रहेगा आपको? सुजाउद्दीन। अब ये बिहार का नायब नाजिम नियुक्त कर देते हैं किसे? अलीवर्दी खां को। अब 1740 में गद्दी पर बैठेंगे इनके पुत्र जिनका नाम रहेगा सरफराज खां। अब जिनको अर्थात अलीवर्दी खां को ये गद्दी पर बैठाए थे ना, अलीवर्दी खां करेगा विश्वासघात और इनके पुत्र के ऊपर करेगा आक्रमण, और यह युद्ध कहलाएगा गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध। आपको याद रख लेना 1740। इसके लिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डेट लिखी है, लेकिन आपको याद यही रखना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर वैम अकेडमी पूरी जिम्मेदार रहेगी। आपको याद रखना गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। कब हुआ था? 1740 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां, ठीक है लल्ला? पढ़ने पे ध्यान दो सुग्गा मुसौ, ठीक है। सरफराज खां वीएस अलीवर्दी खां। तो सरफराज खां इस युद्ध में क्या होते हैं? इनका ये गला काट देता, सर धड़ से अलग कर देगा। अब तो गए सुग्गा। तो अब अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठेंगे। कौन बैठेगा भैया? अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठेंगे। और अलीवर्दी खां जो है, आपको पता होना चाहिए, गद्दी पर बैठा और 2 करोड़ रुपए मुगल साम्राज्य में भिजवा कर, पुनः सुनेंगे किसने? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1750 तक था, समझ रहे हैं? अब आपको पता होना चाहिए अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए, कितना रुपया? 2 करोड़ रुपए कहां पर भिजवाकर? मुगल साम्राज्य में भिजवाकर अपना पद वैधानिक बना लिया। समझ में आ रही बात? अब इसीलिए कहा जाता है, इसके बाद अपने जीवन काल में इसने कुछ भी नहीं भेजा और साम्राज्य का विस्तार किया। यही कारण है कि बंगाल की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपको होती है तो आप कमेंट जरूर करिए। क्लियर है ना? आगे आप देखेंगे इनकी 3 पुत्रियां रहती हैं जिनका विवाह क्रमशः कहां पर हुआ रहता है? पूर्णिया, ढाका, पटना। तो जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसका विवाह हुआ था पटना में, और पटना वाली पुत्री को, सबसे छोटी पुत्री के प्रति इनका स्नेह सबसे ज्यादा था। समझ रहे हैं ना? अब स्नेह सबसे ज्यादा था तो इसका एक पुत्र था। किसका? पटना वाली बच्ची का, जिसका नाम क्या था? तो आपका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ये देखेंगे। अब सिराजुद्दौला को इन्होंने बंगाल दे दिया, पूरी तरीके से बंगाल दे दिया। अब जब बंगाल दे दिया तो बाकी पूर्णिया और पटना, पूर्णिया वाली मौसी का नाम, ढाका वाली मौसी का नाम क्या था? घसीटी बेगम। नाम बड़ा प्यारा ना, घसीटी
बेगम। घसीटी बेगम को ये बात पची नहीं, ढाका वाली मौसी, भाई सिराजुद्दौला को सब कुछ दे दिया, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर षड्यंत्र रचने लगती है। आगे चीज जानने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेस्ट ऑफ लक।